दोस्तों नमस्ते। अपनों से अपनी बात का यह चौथा मौका है और आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ इतिहास के बारे में। मैं जो इस इतिहास की बात कर रहा हूँ वह इतिहास बहुत पुराना इतिहास नहीं है, हाल का ही है। दरअसल इतिहास झूठ भी बोलते हैं, इतिहास हमेशा सच्चा नहीं होता। हुक्मरान भी डरते हैं, उन्हें किन कारणों से और किस हद तक डर लगता है यह मेरे लिए हमेशा एक विषय रहा है। कई बार मुझे लगता है कि वे हिटलर और मुसोलिनी के अंजाम से डरते हैं, वहीं बाज़ दफ़ा लगता है कि वे अपने यश को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें जब भी याद किया जाए तो एक अच्छे शासक के रूप में याद किया जाए। इसके लिए वे अपनी सारी नाकामियां और शैतानियों को इतिहास के पन्ने से गायब कर देना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा वे ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। मैं आज़ाद भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का उदाहरण दे रखना चाहता हूँ। वे जाति के भूमिहार थे। तब बिहार में 3 जातियां राजनीतिक रूप से हावी थीं, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ। कमाल की बात यह है कि तब ब्राह्मण जाति सबसे निचले पैदान पर थी। कायस्थ जाति को मैं हार्डकोर पॉलिटिकल कास्ट नहीं मानता। इसकी कई वजहें रही हैं। एक तो इस जाति के पास भूमिहारों और राजपूतों के जैसी ज़मीन नहीं, उनके पास शिक्षा थी, शासन में उनकी भागीदारी थी। उस समय कायस्थों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, और जयप्रकाश नारायण क्या करते थे। कहना नहीं होगा कि राजनीति पर दोनों की खास पकड़ थी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में संतुष्ट थे और उनके कारण बिहार के कायस्थ भी खुश, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी जाति का आदमी राष्ट्रपति है। जयप्रकाश नारायण की स्थिति तब ऐसी हो गई थी कि उन्हें लगने लगा था कि वे न तो घर के रहे ना घाट के। कांग्रेस से मिली उपेक्षा का बदला उन्होंने 70 के दशक में लिया। तो बिहार में सत्ता के लिए लड़ाई मुख्य तौर पर भूमिहारों और राजपूतों के बीच रही। उस दौर में श्री कृष्ण सिंह भारी पड़े और अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिनकी जाति राजपूत थी, दोनों ने समझौता कर लिया। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तब श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री और अनुग्रह नारायण सिन्हा उप मुख्यमंत्री। इसके पहले भी श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब जब देश में संविधान लागू नहीं था, देश आज़ाद ही हुआ था। बंगाल और बिहार में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। गांधी नोआखली में एक कैंप कर रहे थे। नोआखली बंगाल का इलाका है। जैसे ही उन्हें बिहार में दंगों की जानकारी मिली तो वे भागे भागे पटना पहुंचे। हालांकि श्री कृष्ण सिंह ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने पंडित नेहरू से लेकर सरदार पटेल तक से अनुरोध किया कि वे गांधी को रोकें, लेकिन तब गांधी का कद बहुत बड़ा था। श्री कृष्ण सिंह गांधी से इतने नाराज थे कि उन्होंने गांधी का स्वागत भी नहीं किया, यहाँ तक कि उनके रहने के लिए आवास तक का प्रबंध नहीं किया। फिर एक मुसलमान समुदाय के कांग्रेसी नेता व मंत्री सैयद महमूद अहमद ने अपने आवास के सर्वेंट क्वार्टर में गांधी को पनाह दी। आज इस जगह पर अनुग्रह नारायण सिन्हा अध्ययन एवं शोध प्रबंधन संस्थान है। इस संस्थान के इमारत के पीछे गांधी कैंप है। वहाँ जो शिलालेख लगा है उसके हिसाब से गांधी वहाँ 64 दिनों तक रहे। वहाँ से दिल्ली आने के बाद वे आरएसएस के गुंडों के निशाने पर थे। अंततः 30 जनवरी 1948 को संघी गुंडे नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। श्री कृष्ण सिंह के पास तब एक बड़ा मौका था। उन्होंने इतिहास के पन्ने से इस तथ्य को मिटाने का प्रयास किया कि उन्होंने गांधी का विरोध किया था। इसके लिए उन्होंने पटना के हृदय स्थली में बने बड़े मैदान का नामकरण गांधी के नाम पर कर दिया गया, जिसे हम गांधी मैदान कहते हैं।
इसके अलावा उन्होंने गांधी स्मारक निधि के तहत सूबे के विभिन्न जिलों में भू सुधार की कोशिशें की। हालांकि बाद में बिहार की राजनीति बदली और भूमिहार सबसे निचले पायदान पर आ गए। श्री कृष्ण सिंह के बाद दूसरा कोई भूमिहार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सका है। अपने यश के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्रियों में नीतीश कुमार का नाम सबसे अव्वल है। इनके अंदर यश पाने की इतनी लालसा है कि वे अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों का नामो निशान तक मिटाने में लगे हैं। एक उदाहरण है पटना का तारामंडल। बिहार में ब्राह्मणवाद की जड़ें कमज़ोर हों और वैज्ञानिक चेतना का विकास हो, इसके लिए लालू प्रसाद ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान तारामंडल का निर्माण कराया। आज यह तारामंडल बदहाल कर दिया गया है। इसकी बदहाली का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें जो सामग्रियां दिखाई जाती हैं वह 1998 में आखिरी बार खरीदी गई। जब इसका निर्माण हुआ था तब मकसद था कि अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित शोध को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे शॉपिंग मॉल में बदल दिया है। यहाँ कोई शोध नहीं होता। साथ ही नीतीश कुमार ने शिलालेख को मिटाने की कोशिशें की हैं। ऐसा ही हाल रैन बसेरों का है, जो लालू प्रसाद ने शहरी गरीबों के लिए बनवाए थे। नीतीश कुमार ने उन रैन बसेरों को ढहने के लिए छोड़ दिया है। वजह केवल इतनी कि रैन बसेरों को लालू प्रसाद ने बनवाया था और शिलालेख में उनका नाम है। नीतीश कुमार के मन में अमर होने की लालसा कितनी बड़ी है, उसका एक उदाहरण यह भी कि उन्होंने गांधी मैदान में गांधी की तकरीबन 72 फुट की प्रतिमा लगवा दी, जबकि 1994 में लालू प्रसाद ने वहां गांधी की एक आदमकद प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। नीतीश कुमार ने गांधी की उस छोटी प्रतिमा को उखड़वा कर फेंक दिया है। नीतीश कुमार अपनी हर नाकामी को छिपा देने में माहिर रहे हैं। कई बार तो वे ऐसे अजीबोगरीब तर्क सामने लाते हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाए। उदाहरण 2008 का कोसी महाप्रलय है। इसकी जांच जब जस्टिस राजेश वालिया आयोग ने की, तब यह कहा गया कि कोसी नदी पर बने पूर्वी अफ्लक्स बांध के टूटने में सरकार की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। कसूरवार दरअसल चूहे थे, जिन्होंने बांध को खोखला कर दिया था। फिर ऐसे ही कई और घटनाओं का उदाहरण दिया जा सकता है। फिर चाहे वह गांधी मैदान में रावण वध के दौरान हुआ हादसा हो या फिर छठ के मौके पर पटना के अदालत घाट पर हुआ हादसा। हर हादसे की जांच नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से करवाई और इतिहास के पन्नों में लिखवा दिया कि वे नाकाम नहीं रहे। दिल्ली आने के बाद भी बिहार के प्रति मेरा प्रेम बरकरार है। हालांकि मैं यह कोशिश करता हूं कि यह मेरे जहन में नहीं आए, लेकिन यह बिहार की मिट्टी और वहां की हवा का कर्ज है मुझ पर, जिसके कारण मैं चाहकर भी बिहार को खुद से अलग नहीं कर सकता। मैं तो कल राज्यसभा में कांग्रेसी सांसद केसी वेणुगोपाल द्वारा पूछे गए प्रश्न के आलोक में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार का बयान सुन रहा था। उन्होंने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश भर में किसी भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। जाहिर तौर पर यह जवाब नरेंद्र मोदी का जवाब है। नरेंद्र मोदी ने कल फिर कहा है कि कोरोना के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या सरकार से यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य अधोसंरचनाएं कैसे ध्वस्त हुईं? ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पर लादे लोगों की जो तस्वीरें अखबारों में छपती थीं, क्या वे सब झूठी थीं? बहरहाल मैं मानता हूं कि इतिहास अतीत के समाज की वास्तविक तस्वीर को पेश नहीं करता। उससे ऐसी अपेक्षा रखना व्यर्थ है। वैसे भी भारत में इतिहास का मतलब हुक्मरानों का इतिहास रहा है। नरेंद्र मोदी का भी निधन होगा और यह मुमकिन है कि इतिहास उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम अथवा अनूठे प्रधानमंत्री के रूप में याद करे, क्योंकि इतिहास हमेशा सच नहीं बोलता, झूठ भी बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।